आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे, जिसमें आपके ऊपर आपके निगाहबान होंगे ईश्वर, अल्लाह, जीसस और वाहिगुरु। बहरहाल, अपने पिछले अध्याय में, इससे पहले वाला जो अध्याय था उसमें मैंने आपके समक्ष बताया था कि किस प्रकार रेखा और विनोद मेहरा ने कोशिशें की, जानलेवा और भरसक कोशिशें की कि किसी प्रकार उनका जो शादीशुदा रिश्ता टिक जाए, लेकिन वो चीजें मुनासिब नहीं हो पाई। रेखा और विनोद मेहरा साहब की शादी टूट गई और उसके पीछे जो वजह रही वो आपसी वजह नहीं थी, उनके बीच में तो बहुत ज्यादा प्यार था। और ये चीज आपने ऑनलाइन उनकी केमिस्ट्री देखी होगी। फिल्म घर जो आई थी उनकी 1978 में, उसमें उन्होंने देखा, आपने सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार उनका आपस में एक संबंध रहा था पहले। वो चीज 1978 की ये फिल्म है घर, उसमें आपको दिखाई दिया होगा। बहरहाल, ये जो रिश्ता था विनोद मेहरा के साथ में, वो 1973 तक चला। 73, उसके बाद में ये रिश्ता खत्म हो गया। और कोशिशें इंसान करता है लेकिन वो चीजें चल नहीं पाती, और दुख बहुत ज्यादा तब होता है कि जब पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद इस कारण से हो जाए कि वजह कोई तीसरा इंसान हो। अब तीसरा इंसान में वो कोई तीसरा किनारा नहीं था, कोई तीसरी लड़की नहीं थी, बल्कि जो रेखा की जो सास थी उनकी वजह से, यानी किरण मेहरा की वजह से वो रिश्ता खत्म हो गया। और जब कोई रिश्ते इस तरह से खत्म हो जाते हैं ना, तो प्यार तो फिर भी बराबर रहता है। यानी विनोद मेहरा के प्रेम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। प्रेम तो दोनों के बीच में था, क्योंकि उनकी आपसी मनमुटाव की वजह से वो संबंध खराब नहीं हुआ था, संबंध विच्छेद नहीं हुआ था। प्रेम सफल हुआ था लेकिन शादी सफल नहीं हो पाई, और वो वजह कमला मेहरा के रूप में थी, जैसा मैंने आपको बताया। बहरहाल, इसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि वो समय था 1973 का, 1973, और उस समय रेखा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी नमक हराम, जो कि 1973 में आई थी। उसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक साथ आए थे और अंतिम बार आए थे। इसके बाद में दोनों कभी एक साथ नहीं आए। और अमिताभ बच्चन के साथ यह उनकी पहली फिल्म थी, यानी रेखा की सबसे पहली फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन आप यकीन मानिए, इस फिल्म में रेखा और अमिताभ का कोई भी संबंध था नहीं, किसी भी तरह का संबंध नहीं बना, बोलचाल का ना कुछ भी। आपने देखा होगा इस फिल्म में दोनों थे जरूर, लेकिन कोई भी सीन ऐसा नहीं था जिसमें रेखा और अमिताभ एक साथ कहीं भी किसी भी सीन में दिखाई दे। ताज्जुब की बात यह थी कि इस समय रेखा की जिंदगी में एक और नए शख्स आने वाले थे। और मैं आपको बताऊं कि आपने शायद ध्यान दिया होगा, किरण कुमार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किरण कुमार एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन से ज्यादा फेमस थे। किरण कुमार वही लोटिया पठान, तेजाब, उस फिल्म से तो खैर सभी लोग जान गए थे कि भाई किरण कुमार कौन। उनकी एक पहचान ये भी थी कि वो मशहूर बॉलीवुड खलनायक जीवन साहब के बेटे थे। भूषण जीवन और किरण कुमार, ये दो बच्चे थे उनके, आज भी हैं। भूषण की तो खैर डेथ हो गई, लेकिन किरण कुमार अभी फिल्म इंडस्ट्री में है। आपने उनको कई सीरियल्स में देखा होगा, कई सीरियल्स में भी आए थे बाद में। वो सिनेमास्टार 8 के सीरियल थे, उनमें एक सीरियल आया था साहिल करके, एक सीरियल आता था, उसमें वो बने थे और बहुत अच्छी भूमिकाएं थी उनकी। बहरहाल, मैं आपको बता रहा हूं कि जो किरण कुमार उस समय भले ही बी और सी ग्रेड में आते थे फिल्मों में,
लेकिन उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना था और अमिताभ बच्चन को उस समय कोई जानता भी नहीं था। अमिताभ बच्चन जिस समय शुरुआत कर रहे थे उस समय किरण कुमार की कुछ फिल्में फ्लोर पर आ चुकी थी, चालाक वगैरह। जैसे अब आप देखिए कि ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, उसमें पहली बार अमिताभ बच्चन का पदार्पण हुआ। ठीक उसी प्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास की ही एक फिल्म थी जिसका नाम था दो बूंद पानी, जो कि आई थी 1971 में। तो किरण कुमार यानी लोटिया पठान जो कैरेक्टर जो था तेजाब में, इस व्यक्ति ने यानी किरण कुमार साहब ने भी अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ में ही की थी, जैसे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत सात हिंदुस्तानी जो कि 1969 में जो फिल्म आई थी उसके जरिए की थी। तो दोनों के बीच समानता ये थी कि दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में की थी। अब देखिए दो बूंद पानी की जहां तक बात करते हैं, उस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और इस कारण से उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था जंगल में मंगल। किरण कुमार की बात कर रहा हूँ, रीना रॉय के साथ में जंगल में मंगल, और कई उसमें आशा सचदेव भी थी और गाना बड़ा अच्छा था और प्राण साहब भी थे। अच्छी फिल्म थी, आप कभी देखिएगा, फिल्म बड़ी मज़ेदार फिल्म है। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, क्यों दिल है इतना, वो अच्छा अच्छा सा गाना है। फिल्म शोला और शबनम एक फिल्म आई थी, गोविंदा और दिव्या भारती, उस टाइप की फिल्म है। आपको वो दिखाई देगा, वो सीन दिखाई देंगे सब। किसी को अगर उस टाइप की फिल्म देखनी हो ना पुराने संस्करण में, वो उसकी कॉपी नहीं थी लेकिन उस टाइप की फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म। ऐसी एक फिल्म आई थी फ्री लव 1974 में, ये वो फिल्में थी जिसमें किरण कुमार साहब ने काम किया। एक फिल्म आई थी लाल गुलाबी नैन शराबी, गाल गुलाबी नैन शराबी, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1974 में। ये सारी फिल्में जो थी ना, ये बी ग्रेड फिल्में मानी जाती थी। अब इन फिल्मों से ना तो किरण कुमार को ही कोई फायदा हुआ, ना ये फिल्में चली ही। हाँ, लेकिन इनके कुछ गाने वगैरह ऐसे थे कि जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। मैं किरण कुमार को बीच में यहां लेकर के आया हूं इसलिए क्योंकि अब रेखा के साथ में किरण कुमार का नाम बनने वाला था। और वो शुरुआत कैसे होती है इसका मैं आपको एक कुछ घटना बताता हूं कि किरण कुमार ने रेखा की करीबी दोस्त योगिता बाली, योगिता बाली को तो खैर सभी जानते हैं, किशोर कुमार साहब की तीसरी पत्नी और मिथुन चक्रवर्ती साहब की वाइफ, जो मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ में अभी भी हैं। यानी आपने मिमो और जो उनके मिथुन चक्रवर्ती के जो परिवार है ना, वो योगिता बाली वही है। तो योगिता बाली से अफेयर था किरण कुमार का, और ये अफेयर रहा था 1972 से लेकर के 1974, यानी 2 साल के लगभग। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, किरण कुमार और योगिता बाली की। और योगिता बाली रिश्ते में रेखा की मौसी हुआ करती थी। योगिता बाली ने मतलब उस समय थोड़ा सा मतलब होता है ना कि रेखा को इन सब चीजों के बारे में बताने की इच्छा होती थी उनको। दोनों हम उम्र जैसी थी, हालांकि वो रिश्ते में मौसी थी, लेकिन जब ये लोग बैठते थे रेखा और योगिता बाली, तो योगिता बाली अक्सर डिस्कस किया करती थी रेखा से, उसके सुझाव उनके अनुभव लिया करती थी और वो बताती थी कि भाई मेरा किरण कुमार के साथ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। जैसे कि एक लड़की दूसरी लड़की को अपने बारे में बताती है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में, जैसा कि उनका रिश्ता हुआ करता था। तो योगिता बाली ने बोला यार रेखा को कि रेखा तुम को मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा तुम सुरक्षात्मक हो, यानी तुम अपनी सुरक्षा रखती हो सारी चीजों में, तुम्हें सब ध्यान रहता है ना। और वो सारी चीजें बताती थी सब कुछ, लेकिन वो ये कहती थी कि भाई तुम
जो करती हो ना रेखा, उन सब चीज़ों पर तुम्हारा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब मैं किरण कुमार से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से किरण कुमार पर डिपेंडेंट हो गई हूँ। क्या ये चीज़ प्यार मोहब्बत में सही है? तो अक्सर वो इस तरह की बातें रेखा से किया करती थी और वो उनसे सलाह लेती थी। लेकिन योगिता बाली को इस बात का बिल्कुल भी भान या इस बात का इल्म नहीं था कि वो ये बातें रेखा को बताती हैं तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि रेखा ही योगिता बाली को आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ देने लग जाए। और ऐसा हुआ, चाहे वो अनजाने में हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। तो रेखा से योगिता बाली का जो डिस्कशन होता था किरण कुमार को लेकर के, ये सारी चीज योगिता बाली के लिए खतरे की एक घंटी थी। यह भी हुआ होगा कि योगिता बाली ने रेखा को किरण कुमार से मिलवाया होगा, ऐसा कुछ था। और ये बताते हैं कि किरण कुमार का जो दिल था, जो मन था, वो रेखा के ऊपर आ गया। फिर अब योगिता बाली बताती हैं कि क्या हुआ फिर उसके बाद में, कि किरण कुमार ने बोला योगिता बाली को, थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू किया और उनको बोला कि तुम्हारी प्रेजेंस से मुझ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक नहीं लगता मुझे। तो योगिता को, यानी योगिता बाली को मुझसे यानी किरण कुमार से मिलना बंद कर देना चाहिए। और योगिता बाली को शायद ये सारी चीजें पता थी कि भाई किरण कुमार ऐसा कुछ बोलेंगे, वो सारी चीजें देख रही होंगी, नोटिस कर रही होंगी किरण कुमार के व्यवहार में परिवर्तन जो भी कुछ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैगजीन में लिखा हुआ था, एक उसके हवाले से बात कर रहा हूं मैं। अब किरण और रेखा के बीच में कुछ चल रहा था ऐसा बताया जाता है, और उसकी अफवाहें ही थी, मैं इसको अफवाहें ही कहूंगा। लेकिन जो भी कुछ था वो मैगजीन में आता था, ये सारी चीजें लिखी जाती थी, छपी होती थी मैगजीन में। और योगिता बाली इन सब चीजों को समझने के लिए काफी ज्यादा परिपक्व थी, काफी ज्यादा मैच्योर थी। उन्हें यह पता था कि धुआं वहीं होता है जहां थोड़ी बहुत कहीं आग लगती है। और दूसरी बात यह कि अगर रेखा को इस चीज के लिए भी बदनाम कर दिया जाएगा कि भाई रेखा को तो बदनाम किया जाता था कि भाई रेखा ऐसी है वैसी है, लेकिन योगिता बाली यह भी समझ सकती थी कि इस तरह की बातों में तालियां जो होती है ना, वो दोनों हाथ से बजती है। कभी भी एक व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति आकर्षित तो हो सकता है दूसरे की तरफ, लेकिन जहां तक प्रेम की बात है, प्रेम दोनों तरफ से चलता है। यानी अगर रेखा इंटरेस्टेड थी किरण कुमार के लिए, तो किरण कुमार वॉज इक्वली इंटरेस्टेड टू रेखा इफ रेखा वॉज इंटरेस्टेड इन। तो किसी भी एक व्यक्ति को दोष देना अनुचित होगा, और दोष महिला को ही दिया जाता है। और अगर खास तौर पर अगर रेखा जैसी महिला हो तो बात ही क्या, क्योंकि उनका तो नाम ही गॉसिप के साथ में जोड़ दिया गया था और इस तरह की चीजें। और मैंने बताया कि उसके पीछे वजह यह भी रही थी कि भाई उनका परवरिश, उनकी पैदाइश, वो सारी चीजें और उनको फिल्मों का सिलेक्शन, वो सब क्रमवार तरीके से रेखा की जो मजबूरियां थी ना, उन सब चीजों को इन फिल्म पत्रिकाओं ने इस तरह से उड़ाया, इस तरह से मजाक किया उसके बारे में कि उनके ऊपर एक टाइपकास्ट करने की कोशिश की उनकी पर्सनालिटी को। और मीडिया के यही काम होते हैं। तो वो दोनों एक साथ आए, दोनों के दोनों, यानी रेखा और किरण कुमार, उनके बारे में लिखा जाने लगा, देखा भी जाने लगा। लेकिन जब दोनों एक साथ आ रहे हैं हर जगह पर, तो जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए। उसमें यह नहीं था कि रेखा की ही जिम्मेदारी थी, तो दोनों बराबर रूप से सहमत थे। और जब रेखा का इतना ज्यादा मिलना जुलना शुरू हो गया किरण कुमार से, या उल्टा कहें कि भाई किरण कुमार का जब रेखा से इतना ज्यादा मिलना जुलना शुरू हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये है कि विवक्षित रूप से या नेचुरली इनका जो अफेयर था वो टूटना ही था। तो योगिता बाली बताती हैं कि ये कारण रहा कि मेरा, यानी योगिता बाली का किरण कुमार से अफेयर टूट गया।
अब इस तरह से रेखा की जिंदगी में पूरी तरीके से नए शख्स यानी इनकी एंट्री हो गई। किनकी? किरण कुमार साहब की, जिनको कि वो किन किन कह करके बुलाती थी। रेखा किरण कुमार को किन किन कह करके बुलाती थी, और जब विनोद मेहरा उनके साथ थे तो वो उनको विन विन कह करके बुलाती थी। ये मैंने आपको बताया होगा। रेखा और किरण कुमार उस समय अधिकांश जो फिल्मी पार्टियों में एक साथ नजर आने लग गए। किरण कुमार अक्सर रेखा के सेट पर जाने लगते थे, यानी जहां पर भी रेखा शूटिंग करती थी किरण कुमार वहां पहुंच जाते थे। और होता यह था कि उस समय सेट पर से रेखा गायब हो जाती थी, और ये लोग दोनों लोग गायब होकर के अपना जो एक इनका बंगलो हुआ करता था जीवन साहब का, उस जीवन यानी मैंने बताया किरण कुमार साहब के वालिद उनके पिता, उसका नाम था जीवन किरण, यानी जीवन साहब ने अपने ही नाम से उनका नाम रखा था। उसमें किरण नाम भी था, शायद उनकी वाइफ का नाम होगा और बाद में बेटे का नाम था। तो जीवन किरण उस बंगले का नाम था, और किरण कुमार और रेखा दोनों गायब होकर के उस बंगले पर चले जाते थे जो कि उनके उनके पिता ने बनवाया था। और हमेशा की तरह उनके बीच क्या चलता था, क्या रहता था, ये सारी बातें रेखा ने खुल करके मैगजीन्स में बताती थी, गॉसिप। यानी रेखा ने शायद ये ठान लिया था कि भाई किसी ना किसी तरीके से उन्हें लाइमलाइट में बने रहना है। यानी फिल्म में जब तक आप सनसनीखेज या जब तक आप सुर्खियों में नहीं रहते हो ना, आपको काम नहीं मिलता है। और रेखा के लिए प्रायोरिटी याद रखना यही थी कि उनको अपने परिवार को पालना था। और जब आपके ऊपर एक कोई इस तरह की चीजें लग जाती हैं सिर पर, तो आप उन सब चीजों से लड़ नहीं सकते हो। आप फिर मीडिया से लड़ोगे तो मीडिया आपके बारे में कुछ और चीज छाप देगा, कुछ ऊटपटांग छाप देगा, और मीडिया से झगड़ा नहीं कर सकता इस तरह का इंसान। और रेखा के बारे में नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मीडिया जब उनके बारे में कोई चीज छापने लगती है ना, तो मीडिया फिर वैसी ही चीज छापती चली जाती है। यही चीज आप देखिए, आज हम जिन्हें सदी का महानायक बोलते हैं ना, उनके साथ में भी यही रहा कि अमिताभ बच्चन से मीडिया का कितना लंबा बॉयकॉट चला। सलमान खान आज जिनको हम बोलते हैं कि उनके बिना इंडस्ट्री में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मीडिया के साथ उनके भी कितने जबरदस्त झगड़े रहे। तो ऐसा नहीं था कि रेखा का ही, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मीडिया से लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान थे, और मीडिया ही सबसे ज्यादा थे ना, माही बाप जो है ना वो मीडिया होते हैं अल्टीमेटली। तो रेखा का जो भी कोई एक व्यक्तित्व मीडिया ने सेट किया था, रेखा को मालूम था कि ठीक है, इससे कोई उनकी जिंदगी पे ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, एक नुकसान हुआ था उनका इस तरह से, किरण, सॉरी बार बार मैं किरण ही बोलता हूं, कमला मेहरा की वजह से। लेकिन यहां पर उनका जो जिंदगी थी वो सही चल रही थी, यानी उनको जो परवरिश करनी थी अपने परिवार की, और जो उनके पूरा परिवार था ना, जिनका मैंने बताया पुष्पावल्ली, उनकी माँ और उनके जो भाई थे, भाई बहन थे जो आश्रित थे, उनका पूरा उनको खर्चा, पूरी जिम्मेदारियां उठानी थी। क्योंकि उनके पिता ने तो कभी इनकी जिम्मेदारी उठाई नहीं, उनको तो कभी नाम भी नहीं दिया। एक तरीके से ये अवैध संतान और अवैध पत्नी का टैग देकर के चले गए थे जिंदगी से। जैमिनी गणेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अब इस फैमिली को इज्जत देना, इस फैमिली को एक सम्मान देना, उनकी जिम्मेदारी का वहन करना रेखा के ही जिम्मे था, जो कि रेखा 13 साल की उम्र से इन सारी चीजों को निभा रही थी। 13 साल से भी पहले, ये समझ लीजिए, फिल्मों में रेखा आ चुकी, मतलब रेखा फिल्मों में आ चुकी थी। तो साहब रेखा ने यहां पर भी जो उनके बीच चलता था वो मैगजीन में बोल दिया करती थी अपने उदारता पूर्ण, जो भी कुछ उदार बोलिए चाहे बेबाक बोलिए, वो अपनी बात में कोई लाग लपेट नहीं करती थी। जो चलता था वो साफ तौर पर बताती थी। पत्रिकाएं उन सब चीजों पर बड़ा मजा लेती थी। जब रेखा और विनोद मेहरा के साथ जब बात चलती थी, तब एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब फिल्म निर्माताओं ने रेखा के ऊपर यह आरोप ना लगाया हो कि रेखा फिल्म की शूटिंग में कोऑपरेट कर रही है। रेखा
के बारे में ज्यादातर निर्माताओं ने शिकायत की कि वो फिल्म शूटिंग में कोऑपरेट नहीं करती थी, और उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता था जो उनके अफेयर्स रहते थे। यानी पहले जब विनोद मेहरा के साथ रहते थे तो वो कोऑपरेट नहीं करती थी, यानी वो एब्सेंट होती थी, यानी वो पंक्चुअल नहीं थी। वो कभी आती भी थी तो चले जाती थी। जैसा मैंने आपको बताया, जब विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी हुई तो कलकत्ता चली गई वो शादी करने के लिए। यानी वो प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देती थी, एक सच्चे प्रेम की तलाश थी भाई उनको, और वो वहां पर एक उस चीज को एक अंजाम का जामा पहनाना चाहती थी कि भाई प्रेम हो किसी के साथ और शादी हो जाए, और मैं भी एक स्त्री वाली जिंदगी को जीऊं। ये मैं अपने पिछले अध्याय में बता चुका हूं। और इस रिलेशन में भी उनको इसी चीज की दरकार थी, इसी चीज की प्यास थी। जब इंसान को एक चीज नहीं मिलती है, लाइफ में सब मिल गई लेकिन एक ही चीज पर वो बार बार प्रयास करता है और वो चीज नहीं मिलती है, तो वो इंसान भी जिद्दी हो जाता है। वो फिर उस चीज को पाने की हद में लग जा, मतलब उस चीज को पाने की पूरी हद क्रॉस कर देता है। वही चीज रेखा के साथ में भी थी कि रेखा जब इस तरह की चीजों को देखती थी तो वो सारी चीजों को भूल जाया करती थी। तो वही चीज कि निर्माताओं ने शूटिंग के समय में रेखा ने जो भी कोई जाने अनजाने में जो उनके साथ में एक गलत व्यवहार, यानी शूटिंग पर नहीं पहुंचना या शूटिंग को बीच में से छोड़ करके चले जाना, उनकी शिकायतें की थी। अब ये चीजें अब यहां पर भी थी, यानी जब किरण कुमार के साथ में उनका नाम जुड़ा तो यहां पर भी ये थी कि भाई वो शूटिंग को छोड़ छोड़ करके जाती थी। निर्माताओं ने अक्सर ये शिकायतें रखी, अपनी मैगजीन्स में खुल करके आता था। और ये जो सिलसिला था ना उनका, वो किरण कुमार के दौरान भी, यानी उस समय भी उनका ये सारी चीजें चलती थी। यानी किरण कुमार के लिए वो कितनी शूटिंग्स को छोड़ा, ये बताने की मतलब लिस्ट बहुत लंबी बताते। अब जैसे एक फिल्म आई थी धर्मात्मा, फिरोज खान साहब की, उसमें रेखा का सीन था। और वैसे तो धर्मात्मा की शूटिंग के लिए वो पूरी यूनिट को लेकर के गए थे अफगानिस्तान, लेकिन उसके कुछ सीन्स महाबलेश्वर भी शूट किए गए थे। उसके कुछ सीन्स थे, कुछ सेट्स वहां लगे थे। तो एक शॉट था, उसके बाद में दूसरा एक शॉट था। अब एक शॉट से दूसरा शॉट कई बार होता है तो उसमें कुछ सीन के हिसाब से लाइट्स को चेंज करना पड़ता है। कैसी लाइट लगानी है, डिम लगानी है, बड़ी लगानी है, छोटी लगानी है, डिंगी लाइट लगानी है, बड़ी वाली लगानी है, जो भी है सीन के हिसाब से, सीन कैसा रखना है उसमें, दिन का रखना है, रात का रखना है, कैसा रखना है, उस फ्लो के हिसाब से लाइट्स को चेंज किया जाना था। और लाइट को जब चेंज करते हैं ना तो थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके लिए छोटा सा एक ब्रेक था, ब्रेक रखा गया। और जब सब कुछ थोड़ी देर में तैयार हो गया तो फिरोज खान की मूवी थी ये आपकी धर्मात्मा, जो 1975 में आने वाली थी। उसके लिए रेखा को जैसी कॉल किया गया, फिरोज खान साहब ने जब रेखा को कॉल किया तो मालूम चलता है रेखा महाबलेश्वर में नहीं थी। और किसी ने बताया बाद में कि वो अपनी कार को लेकर के चली गई, और उसके बाद में 2 दिन तक रेखा का कोई अता पता नहीं था। और जब वो वापस लौटी तो उन्होंने बताया कि वो मुंबई चले गई थी। क्योंकि उनको किनकिन यानी किरण कुमार की याद आ रही थी। इसी तरीके से एक मशहूर कैमरामैन हुआ करते थे हमारे, उनका नाम था एस श्रीनिवास। उनको कुछ शूटिंग के दौरान रेखा की वजह से घंटों तक इंतजार करना आज भी याद है। वो बताते हैं कि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो कभी भी बदल नहीं सकते। उनमें वो सबसे पहले नाम लेते हैं राजकुमार साहब का और रेखा का। वो बोलते हैं कि यदि कोई निर्माता उनको साइन करता है तो वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, और यानी मानसिक रूप से तैयार रहता है कि वो फिल्म लेट होगी, वो फिल्म मुलतवी होगी, वो फिल्म अपने नियत समय पर नहीं बन सकती है जिस फिल्म में राजकुमार या रेखा हो। इतना तक उस जो कैमरा मैन है, मशहूर कैमरामैन श्रीनिवास, उन्होंने यहां तक भी बात को बोला। अगर रेखा प्यार में रही तो उनके लिए
इस प्यार के सामने कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी। रेखा को अपनी फिल्म के लिए साइन करने वाले ज्यादातर निर्माता निर्देशक इस बात को लेकर के परेशान थे। एक निर्माता रहे जिनका नाम है शिव कुमार। अब शिव कुमार ने कई फिल्में बनाई जो कि उत्तर प्रदेश, यूपी का टच रखती थी। कई फिल्में मैंने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्में बनाई शिव कुमार साहब ने, जैसे लल्लू राम बनाई उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। तो उन फिल्म को बनाने में एक मतलब एक शूटिंग के दौरान उन्होंने रेखा को साइन किया था। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया और वो अनुभव अच्छा अनुभव नहीं था। तो उन्होंने बताया कि कैलकाटा में मैंने एक शूट की व्यवस्था की थी और इसमें रेखा को साइन किया था। रेखा पहली बात तो बहुत देरी से पहुंची हवाई अड्डे पर। रेखा ने उस व्यक्ति से पूछा जो कि उनको लेने के लिए गया था। रेखा ने पूछा कि बाकी सारे लोग कहां हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि पूरी यूनिट है ना, अपनी लोकेशन पर आपका इंतजार कर रही है। शिव कुमार ने कहा, निर्देशक शिव कुमार ने, कि पहली बात तो रेखा खुद लेट आई, उसके बाद में रेखा आकर के पूछती है कि यूनिट के बाकी लोग कहां पर हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आपकी वजह से ही, मतलब आप इंतजार आपका ही हो रहा है वहां पर। रेखा जब उस लोकेशन पर पहुंची तो ज्यादातर लोग वहां पे ताश खेल रहे थे। और ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कुछ काम नहीं होता तो फिर वो ताश खेलते थे वहां पर, ऐसा होता था। शोले फिल्म में भी ऐसा होता था कि रमी वगैरह खेले जाता था बीच में, जब शॉर्ट्स में जब टाइम लगता था। तो जैसे ही रेखा ने ताश खेलते हुए देखा लोगों को, तुरंत प्रभाव से वो निर्माता निर्देशक शिव कुमार के पास पहुंची और वो बोलती हैं, ये शिव कुमार ने ही बताया था। तो रेखा बोलती है कि आप लोग कोई काम वाम तो नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, तो इसलिए क्या मैं वापस मुंबई जा सकती हूं क्या? अब निर्माता शिव कुमार ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंतजार था ना, ये उनके कारण ही हो रहा था, और ये जो ताश पत्ती जो खेल रहे हैं ना, ये रेखा के इंतजार में ही तो ताश पत्ती खेल रहे थे, वो तो तैयार ही तो थे, बल्कि लेट तो आप हुई हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अब जब इंतजार कर रहे थे और वो काम जब रेखा बोले तब से शुरू कर सकते थे, बल्कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन शिव कुमार ने बताया, निर्देशक निर्माता, कि रेखा उस समय अविचलित थी। वो कहती हैं कि कल तो किरण कुमार का जन्मदिन है, तो मुझे तो उनके साथ रहना चाहिए। अगर मैं अभी तुरंत चली जाऊं किरण कुमार से मिलने के लिए, तो मैं उनका जन्मदिन मना करके फ्लाइट पकड़ करके वापस आ सकती हूं बहुत जल्दी। आखिरकार शिव कुमार ने उनको इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन इस वादे के साथ में कि 2 दिन में वो वापस लोकेशन पर पहुंच जाएंगी। लेकिन शिव कुमार ये बताते हैं कि उसके बाद में रेखा कभी भी उनकी शूटिंग में हिस्सा लेने के बाद आई ही नहीं। तो ये बताया जाता है कि प्यार में रेखा किस कदर दीवानी थी, और कुछ लोग उनको खतरनाक इंसान भी बताते हैं कि भाई वो इस तरह से प्रेम के लिए वो रेखा किसी भी चीज को नहीं मानती थी। तो लोगों ने कई बार इन सब चीजों के लिए रेखा को बोला कि भाई रेखा गैर जिम्मेदार है, लापरवाह है। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो बदल भी सकती है और लाइफ में देखिए बाद में। और आप सोचिए कि उस समय रेखा बहुत छोटी भी थी और रेखा के साथ में वो सारी चीजें चल रही थी कि रेखा चाहती थी कि भाई उनकी जिंदगी में कोई हो, ठहराव आए, जिंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति हो जिसके साथ में उनका दामन पकड़े, और ऐसे दामन पकड़ेगी कभी ना छोड़े, उस रिश्ते को एक वैवाहिक डोर में बांधे। रेखा को उस समय ऐसी एक व्यक्ति का इंतजार था, और एक समय में वो एक ही व्यक्ति को डेट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग, मतलब एक ही समय में काफी लोगों को डेट कर रही थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है।
और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रेखा का ही इंटरेस्ट नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट भी रेखा की तरफ था। जहां तक बात मैं किरण कुमार की करता हूं, तो रेखा कोई फिसलने के लिए नहीं बैठी थी कि रेखा जिसको देख रही थी वो फिसल रही थी। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, ये बात भी मैं कह रहा हूं। तो ये सब कुछ रेखा के साथ में रहा, तो लेकिन धीरे धीरे करके रेखा में वो बदलाव आया जब रेखा ने देखा कि भाई ये सारी चीजें अलग हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है, एक पर्सनल लाइफ अलग है। रेखा ने जब इन दोनों चीजों को अलग किया, तो रेखा ने फिर बाद में कभी भी इस तरह की गलतियां जो उनसे अनजाने पन में हो जाया करती थी, इन सारी, अगर ये गलतियां भी रही, लोगों ने इनको गलतियां भी समझा और मानना चाहता है कि भाई ये गलतियां ही हैं, ठीक है, क्योंकि नुकसान हुआ तो गलती थी, लेकिन इसके पीछे रेखा का जो औचित्य है, ये नहीं था कि मुझे इनको नुकसान पहुंचाना है, या किसी साजिश के तहत रेखा ने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी साजिश के तहत निर्माता निर्देशक को नुकसान पहुंचाया, कि उन्होंने पहले कोई गलत किया हो रेखा के साथ में किसी भी तरीके से तो उन्होंने उसका बदला लिया हो, नहीं। इन सब के पीछे जो वजह रहती थी वो यही थी कि रेखा चाहती थी कि उनकी जिंदगी में भी कोई हो जिसको वो एक प्यार का नाम दे सके, बाद में पति का नाम दे सके, उनके साथ वो अपना घर बसा सके। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होता हूं और कुछ इस तरह की बातें आपके सामने और शेयर मैं करूंगा। लेकिन प्लीज इनके पीछे मैं आपसे फिर बताता हूं कि मैं खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। किसी की जिंदगी से जुड़े हुए जो किस्से होते हैं ना, उन पर हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी की जिंदगी के बारे में कोई मजाक करें या वो बात बोलें जो कि उस व्यक्ति से सरोकार या ताल्लुक नहीं रखता। ये बातें कहीं ना कहीं सत्य थी, अफवाह थी, लेकिन कुछ भी थी, लेकिन ये मैगजीन में छपी हुई बातें हैं जो मैं आपको बताया करता हूं। अपनी तरफ से इन तरह की बातों में मैं एक शब्द नहीं जोड़ता। मैं फिर बता दूं कि ये मेरे बोलने का एक अंदाज है, वो अंदाज मैं जरूर अपना रखता हूं, लेकिन ये जो मैं तथ्य बताता हूं ना, इनमें से अपनी तरफ से ना तो मैं कोई चीज घटाता हूं ना मैं बढ़ाता हूं। जो चीज जैसी लिखी गई थी कहीं मैगजीन में, वैसी की वैसी आपके सामने बताता हूं, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी अगर मैं कहीं पर गलत हूं या मैं कहीं जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कोई ऐसी बात कही हो जो कि आपको अच्छी ना लगी हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। तो कल तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ में बहुत अच्छी है और तारुफ होंगे मेरे। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो मैं आपको नित नए दिन आकर के नई नई बातें, आज तो रेखा के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, लेकिन तथ्य पर आधारित, अपनी तरफ से कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी मुझ पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। भगवान आपको खुश रखे, आबाद रखे, मस्त रखे। फिर मिलते हैं, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।